शुभनीत सिंह जो एक कनेडियन रैपर सिंगर है, भारत देश को बदनाम करके हमारे भारत देश के टुकड़े टुकड़े हो, इस उद्देश्य से ये भारत में आ रहा है। अगर ऐसे सिंगर्स को जो देश की टुकड़े करने की मानसिकता रख के आना चाहते हैं और हमारे देश को बदनाम करने की साजिश रखते हैं, तो ऐसे देशद्रोही सिंगर्स को हम अपने मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र का इस पावन धरती पे हम उसे उतरने नहीं देंगे, हम उसे शो करने नहीं देंगे। महाराष्ट्र की जनता जानती है कि ये उद्धव ठाकरे ही थे जिन्होंने आदरणीय देवेंद्र जी के पीठ पर खंजर घुमाया। कि 35 सालों से ये जो उद्धव ठाकरे सेना है, इन्होंने मुंबई में सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया है, मुंबई करों को लूटने का काम किया है। जो डेड बॉडीज है उसके डेड बॉडीज के बैग का भी भ्रष्टाचार किया है। अच्छा। इस हद तक महाविकास आघाड़ी के नेता गिरे हुए हैं। मेरा हमेशा ही सबको एक ही कहना रहता है कि आएगा तो मोदी। नमस्ते भैया। नमस्ते। आज हमारे साथ है तेजिंदर सिंह तिवाना। मैं इनकी एक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तेजिंदर भैया लास्ट 4 साल से BJYM भारतीय जनता युवा मोर्चा के मुंबई अध्यक्ष है। इतना ही नहीं, मलाड वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी जो विधानसभा की कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा कोई एक्टिव लीडर है बीजेपी की तरफ से, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजिंदर भैया है। और अगर कोई मलाड वेस्ट की पॉलिटिक्स को जानता है तो वो ज़रूर समझ पाएगा मैं क्या कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात, जिसको नहीं पता है, जो पूरे भारत में देख रहे हैं ये वीडियो को, जिन्हें ये नहीं पता कि मलाड वेस्ट की पॉलिटिक्स कैसी है, तो आप बस अंदाज़ा लगा लीजिए कि दिल्ली की स्टेट पॉलिटिक्स कैसी है और उधर बीजेपी को कैसे एक पैरलाइज्ड मानते हैं, वही लेवल पे मलाड वेस्ट में बीजेपी बहुत हद तक पैरलाइज्ड है। पर उसमें भी जो एक चमकता हुआ सितारा है वो है हमारे तेजिंदर भैया। और अगर कोई हो सकता है नेक्स्ट एक उभरता हुआ सितारा मलाड वेस्ट क्षेत्र से, तो वो सिर्फ और सिर्फ तेजिंदर भैया है। क्योंकि इन्होंने जो ग्राउंड वर्क किया है, आई डोंट थिंक सो कोई भी बीजेपी का लीडर कर रहा है। यही नहीं, आज हमारा जो वीडियो है वो इस पे फोकस रहने वाला है क्योंकि तेजिंदर भैया ने एक शुभनीत सिंह नाम करके, जो बहुत पॉपुलरली शुभ के नाम से जाना जाता है, जो खालिस्तानी सपोर्टर है और कनाडा में स्थित एक पंजाबी सिंगर है, उसका एक ऑल इंडिया टूर होने वाला था, शायद स्टिल रोलिंग नाम से। स्टिल रोलिंग। और उसका जो इवेंट था मुंबई के अंदर, वो था 23 से 25 सितंबर में होने वाला था। और तेजिंदर भैया ने देखा कि बिकॉज वो मुंबई के BJYM के यूथ मोर्चा के प्रेसिडेंट है और शुभ की जो पॉपुलैरिटी यूथ में है, एंड जिस हिसाब से वो खालिस्तानी सपोर्ट कर रहे हैं और बिना एक रिस्पॉन्सिबल रोल मॉडल बने जो हरकतें हैं उनकी, उसके अगेंस्ट, स्पेशली छत्रपति शिवाजी महाराज के पावन धरती पे जो ये इनकी इवेंट होने वाली थी, उसको रोकने के लिए जो मुहिम इन्होंने छेड़ी, जो प्रोटेस्ट जो लेवल पे इन्होंने किया, वो सारे लोगों को सीरियसली लेना पड़ा। हमारे जो पॉलिटिकली जो राइट विंग बोले या इंडिक विंग बोले, उसके जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी नज़र में सिर्फ और सिर्फ तेजिंदर भैया की वजह से आया। और उसके बाद में आज हमें पता है कि शुभ का सिर्फ मुंबई का इवेंट नहीं, पूरे इंडिया का इवेंट कैंसिल हुआ। तो बस इसी पे मैं आपके पास ये कन्वर्सेशन जाने देता हूँ और प्लीज़ बताइए कि शुभ ने किया क्या था और फिर आपने क्या किया और इसका परिणाम क्या था। देखिए, मेरे मुंबई के कुछ युवा साथी, उन्होंने मुझे ये जानकारी दी व्हाट्सएप के माध्यम से कि शुभनीत सिंह जो एक कनेडियन रैपर सिंगर है, वो मुंबई में कॉर्डेलिया शिप में 23 से 25 के बीच में एक कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे यह भी जानकारी थी और मुझे और भी जानकारी दी गई मेरे साथियों द्वारा कि यही वो शुभनीत सिंह है, यही वो शुभ है जिसने मार्च 23 को 2023 में हमारे भारत देश का एक डिस्टॉर्टेड मैप, यानी कि नक्शा, जिसमें कश्मीर, पंजाब और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को निकाला गया था और प्रे फॉर पंजाब ऐसे लिखते हुए जो खालिस्तानी समर्थक
जो अपना अलग एक देश खालिस्तान नाम का मांग रहे हैं, जो मांग कर रहे हैं, तो ऐसे देश के टुकड़े वाला मैप उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया था। तो एक भारत देश का प्रेमी होने के नाते, एक भारत का भविष्य युवा होने के नाते, ये हम सभी का दायित्व होता है कि अगर ऐसा सिंगर ये मुंबई में आकर हम युवाओं के बीच में भारत देश को बदनाम करके हमारे भारत देश के टुकड़े टुकड़े हो, इस उद्देश्य से ये भारत में आ रहा है, तो हम सबका दायित्व होता है, हमारा फर्ज होता है कि हम उसे रोकें। तो हम भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई के कार्यकर्ता हमने ये निर्णय लिया कि हम शांतिपूर्वक तरीके से, सबसे पहले तो मुंबई पुलिस और साथ ही में जो शो के ऑर्गेनाइजर्स हैं, टीम इनोवेशन, परसेप्ट कंपनी और कॉर्डेलिया क्रूजेस, इनके पास हम एक ज्ञापन लेकर गए कि शो को निरस्त किया जाए, कैंसिल किया जाए शो को। तो हमने उन्हें ज्ञापन दिया, मुंबई पुलिस के सम्माननीय जॉइंट कमिश्नर सर को भी मिले, हमारा डेलीगेशन मिला। हमने फिर कुछ दिन इंतज़ार किया, 2 दिन की, हमें लगा कि कुछ रिस्पॉन्स आएगा कंपनी के तरफ से या पुलिस प्रशासन की तरफ से कि हम शो कैंसिल कर रहे हैं। तो हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से तो रिस्पॉन्स आया। हमने एडिशनल कमिश्नर साहब उनसे भी हमने एक डेलीगेशन के द्वारा उनसे मीटिंग ली। हमने यही मांगनी की कि हम अपने देश के भविष्य जो युवा है, अगर ऐसे सिंगर्स को जो देश के टुकड़े करने की मानसिकता रख के आना चाहते हैं और हमारे देश को बदनाम करने की साजिश रखते हैं, तो ऐसे देशद्रोही सिंगर्स को हम अपने मुंबई छत्रपति शिवाजी महाराज की महाराष्ट्र का इस पावन धरती पे हम उसे उतरने नहीं देंगे, हम उसे शो करने नहीं देंगे। फिर हमारे कार्यकर्ता मुंबई करो के साथ में, मुंबई करो के मन में, मुंबई के युवाओं के मन में जो आक्रोश था इस सिंगर के खिलाफ, तो मुंबई के युवा रास्ते पर उतरकर जहाँ कहीं भी उसके पोस्टर्स दिख रहे थे वहाँ पर पोस्टर्स फाड़े गए, जहाँ पर उसके बैनर्स दिख रहे थे वहाँ पर उसके चेहरे पे कालक पोती गई। तो इस तरीके से युवाओं का गुस्सा मुंबई के रास्तों पर दिखा और भारतीय जनता युवा मोर्चा मुंबई की पूरी टीम ये एक आंदोलन के स्वरूप में अपने आप को झोंकने के लिए, उतारने के लिए तैयार हो गई। और इसके कारण सबसे पहले तो हमारे विराट कोहली जी, उसके साथ साथ केएल राहुल जी और हार्दिक पांड्या जी ने भी, मैं उनका दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ मुंबई, महाराष्ट्र और देश के युवाओं की तरफ से, कि उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट के बाद पहले इनिशिएटिव लेके शुभ जैसे देशद्रोहियों के खिलाफ जाकर उन्होंने उसे अनफॉलो किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, युवाओं को एक मैसेज दिया। बहुत ही मेन स्ट्रीम में ये बात उठ के आ गई और हाईलाइटेड, बहुत ही हाईलाइट हुई। और इससे युवाओं को, क्योंकि इनके लाखों फॉलोअर्स हैं, तो उन्होंने देश के युवाओं को एक अच्छा मैसेज देने का काम किया। इसके साथ साथ मैं गुप्ता जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो बोट कंपनी के प्रोपराइटर है, मालिक है। उन्होंने भी, जैसे उनको पता लगा कि ये शुभनीत ने एक हमारे भारत देश का डिस्टॉर्टेड मैप डाला था, ये प्रो खालिस्तानी सपोर्टर है, तो उन्होंने भी जो स्पॉन्सरशिप इस स्टिल रोलिंग इवेंट को कर रहे थे, तो उन्होंने भी बैकआउट कर दिया। उनके साथ साथ और कई स्पॉन्सर्स बैकआउट हुए। तो मैं उनको भी धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने देश की गरिमा का मान सम्मान रखते हुए एक युवाओं को अच्छा मैसेज दिया। और हम कभी भी देश विरोधी ताकतों को देश की एकता और अखंडता के खिलाफ जाकर कभी भी नहीं हम उनको आने देंगे। और हम सब देश का मान सम्मान सर्वोपरि रखते हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी हमें सिखाया जाता है कि नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट। और अगर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं, तेजिंदर भैया खुद एक सिख समाज से बिलोंग करते हैं, तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो वो अभी मेरे ख्याल से हट जाना चाहिए कि कोई एजेंडा हो, क्योंकि बहुत सारे खालिस्तानी जो लोग हैं जो अलग सिख देश चाहते हैं, उनके खिलाफ ये भी एक चीज़ जाती है कि एक सिख लीडर ने ही ये चीज़ उठाई, क्योंकि देश सबसे सर्वप्रिय है और उसके आगे कुछ नहीं है। सही बात है। मैं खुद सिख समाज से बिलोंग करता हूँ और आपने देखा होगा कि ये शुभ ने एक
सिंपैथी लेने के लिए हाँ, एक पोस्ट उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में डाला आफ्टर द कैंसिलेशन। आफ्टर द कैंसिलेशन ऑफ द एंटायर इंडिया टूर। आपको मैं बताना चाहता हूं कि शुभ ने अपने पूरे देश के 13 सिटीज के भारत के टूर को कैंसिल कर दिया हमारे प्रोटेस्ट के बाद। और इसका उत्साह ये मुंबई से शुरुआत होते हुए कश्मीर से कन्याकुमारी तक के युवाओं के अंदर है कि ये देशद्रोही के शो सभी कैंसिल कर दिए गए हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिख समाज का भारत देश के स्वतंत्रता के अंदर बहुत बड़ा योगदान रहा है और हम Right. उसका मान सम्मान करते हैं, सभी करते हैं। तो इसी मान सम्मान की तो हमारी लड़ाई थी कि जब शुभ जैसे देशद्रोही भारत देश की अखंडता और एकता के ऊपर सवाल उठाते हैं और भारत देश को तोड़ने की बात करते हैं, तो हम जैसे युवा रास्ते पर उतरकर ऐसे लोगों को रोकने का काम करते हैं। यही सही मायने में जिन्होंने भी भारत देश के स्वतंत्रता के लिए अपना योगदान दिया है, अपने आप को न्यौछावर किया है, ऐसे लोगों के लिए हम जैसे युवा खड़े होकर उन्हें मान सम्मान देने का काम करते हैं। तो शुभ जैसे सिंगर्स अगर सिख समाज की दुहाई देकर उनकी दुकान बंद होने जा रही है इसलिए वो सिंपैथी एक विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं, तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि आप अगर सच्चे सिख होते तो आप भारत देश से माफी मांगते। ट्रू, क्योंकि पहली बात उन्होंने उसका भी कोई अपॉलॉजी नहीं दी कि उन्होंने वो डिस्टॉर्टेड मैप, और वो सिर्फ थोड़ा सा जो हम नॉर्मली कश्मीर का थोड़ा डिस्टॉर्शन देखते हैं जो हमें वो भी बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। उन्होंने सिर्फ कश्मीर नहीं, पूरा कश्मीर, पंजाब, साथ ही साथ पूरा नॉर्थ ईस्ट, पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट सही बात। हटा दिया। जो हमारे विभिन्न बाग नहीं है वो हमारे ही साथ है वो। और इस चीज़ में भी आपने ज़रूर देखा होगा कि दूसरे पंजाबी सिंगर्स जैसे AP ढिल्लों जैसे जो सिंगर्स हैं, इन्होंने भी इनका समर्थन दिया है शुभ का। आप इसके सामने क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो बड़ी दुख की बात है कि जब भी ऐसा कोई एक प्रो खालिस्तानी सिंगर जो भारत देश का डिस्टॉर्टेड मैप डालता है और हमारे देश के कुछ ब्रांड्स और इवेंट मैनेजमेंट कंपनीज उससे रेड कारपेट बिछाकर उसका मुंबई और महाराष्ट्र में स्वागत करते हैं, तो ये हम सभी के लिए दुर्भाग्य की बात है। इसका हमें कड़ा विरोध है। फिर उसका समर्थन करने आए कई ऐसे जो सिंगर्स हैं, उनको मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको युवाओं का सपोर्ट चाहिए, आपको युवाओं से पॉपुलैरिटी चाहिए, आपको युवाओं से पैसे चाहिए, तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिंगर के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल फेमस पर्सनालिटी के नाते, एक रिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर के नाते आपको युवाओं को सही मैसेज देना होगा। ये जो एक आपने सुना होगा कि स्पाइडरमैन ने कहा है, मैंने नहीं कहा है, कि विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अभी ये तो कोई बीजेपी के लीडर को फॉलो नहीं करेंगे, तो कम से कम आप स्पाइडरमैन को ही फॉलो करिए कि आपके पास अगर ग्रेट पावर हम जैसे युवा दे रहे हैं तो आप एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते उसको एक्सेप्ट भी करना सीखें। क्योंकि जो युवा इतना प्यार दे रही है, साथ ही साथ पैसा जो इन्हें कमाने मिलता है उनसे, अगर वो गलत दिशा में यूथ को धकेलते हैं, तो पहली बात वो रोल मॉडल का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मेरे ख्याल से सबसे पहले आता है विद फेम। एंड आपने बहुत ही ब्यूटीफुली ये लाइन को इन्वोक किया स्पाइडरमैन की। एंड आई थिंक वो जो मेरे जनरेशन से, आपके जनरेशन से है, वो सब जब बचपन से वो स्पाइडरमैन की मूवी देखते आए हैं, वो हमेशा वो लाइन उन्हें एक गाइडेंस दिया है, एक गाइडिंग लाइट की तरह रहता है कि कुछ भी हो जाए, जो आपको सही रास्ते पे क्यों चलना है, चाहे आपके हित में नहीं जा रही हो चीज़ें, तब हम इसलिए तो हम सेल्फलेस होके इतना देश के लिए काम करना चाहते हैं और हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और आपने ये बहुत ही ब्यूटीफुली एनकैप्सुलेट की एक लाइन में। आपके पास खुद से लेटर पर्सनली दिए गए, क्योंकि अभी जो जैसा दिखने में आ रहा है सोशल मीडिया में, मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग बहुत हद तक भूल चुके हैं कि ये सारे का सारा जो क्रेडिट है वो सिर्फ और सिर्फ आपका है। क्योंकि मैं सच बताऊँ, बिकॉज
हम एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में रहते हैं और हम कहीं ना कहीं देख लेते हैं एक दूसरे को। मैं आपको हमेशा क्लोजली फॉलो करता ही हूँ इंस्टाग्राम पे, और आप ही के वजह से ये चीज़ मेरे को हाईलाइट हुई थी। तो इसके बाद में जो हमारे मेन जो बहुत ही ज़्यादा, हमसे भी ज़्यादा जो इन्फ्लुएंसर्स हैं सोशल मीडिया पे, उन्होंने ये बात उठाई। बहुत लोग भूल जाते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्रेडिट है। तो मैं वापस याद दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि तेजिंदर सिंह तिवाना, ये नाम याद रखना, स्पेशली मलाड वेस्ट के लोगों। इस विषय पे मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि मेरा ये मानना है व्यक्तिगत कि सिर्फ हम नहीं, ये पूरे भारत देश की जीत है। हमने शुरुआत की, लेकिन ये एक मोमेंट बन गया Right. और लोगों के अंदर जागरूकता आई। लोगों को, युवाओं को समझ में आया कि ये वो शुभनीत सिंह है जो हमारे मुंबई में आ रहा है, जिसने हमारे देश का अपमान किया है। तो मुंबई का युवा, महाराष्ट्र का युवा, पूरे भारत देश का युवा जाग गया। सोशल मीडिया में बड़ी मुहिम चली, जिसके कारण विराट कोहली जी जैसे हमारे जो क्रिकेटर्स है, जिसको हम सब आइडल, आदर्श मानते हैं, ऐसे हमारे क्रिकेटर्स वो बैकआउट हो गए। उन्होंने शुभ को अनफॉलो कर दिया। उन्हें भी ये बात की गहराई समझ में आई। नेशनलिज्म और राष्ट्रवाद ये कोई भारतीय जनता पार्टी या हिंदुत्व का विषय नहीं था। राइट। ये विषय था नेशनलिज्म का, ये विषय था राष्ट्रवाद का, ये प्रत्येक भारतीय का विषय था। तो विराट कोहली जी भी उसको अनफॉलो किया उन्होंने, हमारे स्पॉन्सर्स बैकआउट हो गए। तो कहीं ना कहीं पूरे भारत देश ने इस विषय को समर्थन दिया और शुभ को हार का सामना करना पड़ा और उसके पूरे भारत देश के सारे 13 सिटीज के शोज कैंसिल हुए। ये भारत के रहवासियों की जीत है, ये भारत की जीत है। ये आपका बड़प्पन है जो आप भारत को क्रेडिट दे रहे हैं। पर कहीं ना कहीं एक चीज़ ज़रूर मैं मानता हूँ कि आप ये, आपकी जो ये मुहिम थी, आपने जो ये मूवमेंट शुरू की एक तरीके से, जो एक ऑब्वियसली पूरे भारत ने इसको सपोर्ट करके बड़ा बनाया, मैंने कहीं पे भी इसके अगेंस्ट में एक भी आवाज़ नहीं सुनी। सब साथ मिलके इसके साथ जुड़े और लोगों ने गहराई समझी। क्योंकि नॉर्मली आप देखते हैं जब ये सिंपैथी कार्ड खेल लेते हैं, विक्टिम कार्ड खेल लेते हैं, तो कोई ना कोई अगेंस्ट में वॉइस आ ही जाती है। पर इस टाइम मेरे को ये बहुत अच्छी लगी कि यूनिटी बहुत अलग लेवल पे रही। हाँ, कुछ एलिमेंट्स तो डेफिनेटली है। नहीं, मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल हमने विषय देश के लिए उठाया, भारत के लिए उठाया। राष्ट्रवाद का विषय था। हमारे युवाओं के अंदर इस बात के गहराई का असर हुआ, लोगों के मन में ये बात आई, युवाओं ने हमें समर्थन दिया। उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, आप कह रहे हो कि विरोध नहीं हुआ, तो क्योंकि कहीं मुंबई के युवाओं को भी, महाराष्ट्र के देश के युवाओं को भी ये बात नहीं पता थी कि शुभनीत ने ऐसा किया था। हाँ। तो जब हमने, हमारे एक प्रोटेस्ट के कारण जागरूकता आई लोगों के मन में, तो लोगों को पता लगी ये बात और इसमें एक जन सैलाब जैसे ये मूवमेंट के अंदर शामिल हुआ। और वो मैसेज ये सारे ऑर्गेनाइजर्स और सारे ब्रांड्स और सारे ऐसे जो देश विरोधी ताकत है, उनको भारत देश के युवाओं की तरफ से ये एक मैसेज चला गया कि आप अगर भारत देश का अपमान करोगे तो आपको भारत देश में एंट्री नहीं मिलेगी। यस, डेफिनेटली। एंड आपकी ये मूवमेंट से, एंड स्पेशली हम युवाओं के तरफ से, जो मुझे एक अभी एक बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस आ गई है कि फ्यूचर सही हाथों में है। और बिल्कुल। इसी के साथ लेट्स मूव ऑन टू सम मुंबई फोकस्ड टॉपिक्स। राइट। मुंबई में 2024, क्योंकि 2023 में लग नहीं रहा है कि कोई इलेक्शन होगा, तो 2024 में 3 इलेक्शंस हो सकते हैं। एक है बीएमसी, एक है जो यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का इलेक्शंस, और फिर है विधानसभा इलेक्शंस। आपको क्या लगता है कि मुंबई आज कहाँ पे पॉइज्ड है इस चीज़ के लिए? तो आपको क्या लगता है ये तीनों इलेक्शन की तरफ आपकी कॉन्फिडेंस कैसी है? मेरा हमेशा ही सबको एक ही कहना रहता है कि आएगा तो मोदी ही। पूरा देश, पूरा भारत देश देख रहा है कि आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के द्वारा भारत को विश्व गुरु बनाने की मुहिम जिस तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसमें कहीं ना कहीं पूरे देश का युवा भी अपना योगदान दे रहा है। और इसी कारणवश हमारे जो आदरणीय महाराष्ट्र के नेता है देवेंद्र फडणवीस जी, उनका जो डेवलपमेंट का मॉडल है
वो डबल इंजन स्पीड से अभी चलने लगा है। राइट। इसके पहले महाविकास आघाड़ी की जो उद्धव जी की सरकार थी, वो तो घर से ऑपरेट होती थी। हाँ जी। मतलब उद्धव जी मुख्यमंत्री होने के बावजूद 8-8 महीने तक ऑफिस नहीं जाते थे, घर में बैठ के फेसबुक के माध्यम से सरकार चलाते थे। और एक तरफ उद्धव जी और एक तरफ हमारे देवेंद्र फडणवीस जी, जैसे ही वो फिर से उप मुख्यमंत्री के रूप में आए तो आदरणीय एकनाथ शिंदे जी के साथ मिलकर आदरणीय देवेंद्र जी ने आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से उन्होंने डबल इंजन स्पीड में महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को गति दी है। और इसलिए मुंबई और महाराष्ट्र में आने वाले चुनाव में सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सत्ता आएगी। और कहीं ना कहीं मुंबई में भी भारतीय जनता पार्टी का मेयर बनेगा। कि 35 सालों से ये जो उद्धव ठाकरे सेना है, इन्होंने मुंबई में सिर्फ भ्रष्टाचार का काम किया है, मुंबई करों को लूटने का काम किया है। कोविड में भी इन्होंने, इतनी शर्म इनको आनी चाहिए, बेशर्म लोग हैं, इन्होंने कोविड में भी जो डेड बॉडीज है उसके डेड बॉडीज के बैग का भी भ्रष्टाचार किया है। अच्छा। इस हद तक महाविकास आघाड़ी के नेता गिरे हुए हैं। और ये सबको एक्सपोज करने का काम हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं और महाराष्ट्र को गति देने का काम हमारे नेता देवेंद्र फडणवीस जी कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मुंबई में खास करके युवाओं के पसंद का, युवाओं को जो चाहिए वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा दिया जाएगा, भारतीय जनता पार्टी के नेता द्वारा दिया जाएगा। तो मुंबई एक युवा अपने सपनों का मुंबई देखता है, वो दिशा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ मैं डेफिनेटली मानता हूँ, खुद मुंबई कर हूँ, पला बड़ा मुंबई में हूँ, पैदा मुंबई में हुआ हूँ। जो नेक्स्ट 3 या 4 साल में मुंबई का जो स्थिति होने वाली है इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, आप उसको ट्रांस हार्बर लिंक के लीजिए, जो मल्टीपल मेट्रो के लाइंस आ रहे हैं, प्लस हमारे जो कोस्टल रोड का फर्स्ट फेज़ होके सेकंड फेज़ शुरू होने वाला है, इतने हाई लेवल पे सारी इनिशिएटिव जो देवेंद्र फडणवीस की पहली गवर्नमेंट में थी उसमें शुरू होके जो अभी पेस, बीच में ऑब्वियसली 2-2.5 साल जो हमारे सरकार दूसरी थी उद्धव जी के अंडर, उसमें तो पूरा सत्यानाश हो ही गया, नो डाउट अबाउट इट। पर अब वापस जो एक आई है एक पेस, मुझे बहुत पॉजिटिविटी लग रही है मुंबई के अराउंड। नेक्स्ट 3 इयर्स में आप मुंबई को एक अलग रूप में देखेंगे, क्योंकि अभी आपको दिख रही कि हर जगह से ऊपर से मेट्रो जा रही है, और स्पेशली अभी एंड ऑफ द ईयर या नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट में आपको अंडरग्राउंड रेलवे भी दिख जाए, ये मेट्रो दिख जाएगी। आई एम वेरी एक्साइटेड एज अ मुंबईकर टू सी कि मेरी मुंबई कैसे दिखने वाली है। और स्पेशली कोई भी मुंबईकर होगा, आप भी मुंबईकर है, आपको पता ही होगा कि हम कितना प्रेम करते हैं उससे। और चाहे कितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऐसे डेवलपमेंट के टाइम पे जब वो बनती है तो हमें उसे सहना पड़ता है, ट्रैफिक बढ़ जाती है, पर एक मुंबईकर ने भी कंप्लेंट नहीं किया इसके अगेंस्ट, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि जो गवर्नमेंट है जिन्होंने ये स्टार्ट किया है वो इसको स्पीड पे कर रही है और ये हमारे बेहतरी के लिए ही है। सो द डिफरेंस इज एविडेंट, यस। बिकॉज जब भी महाविकास आघाड़ी का जो ये एक उद्धव जी के नेतृत्व में जो एक पीरियड था, वो महाराष्ट्र के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाएगा। पूरे महाराष्ट्र का डेवलपमेंट रोका दिया था सब जगह पर। मुंबई इज द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया और मुंबई महाराष्ट्र का ही हिस्सा है। तो कहीं ना कहीं अगर मुंबई डेवलप होता है तो महाराष्ट्र को भी इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है, चाहे वो व्यापार के माध्यम से हो, चाहे वो युवाओं के इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से भविष्य हो, उनको कॉलेज जाने के लिए सुविधा हो, जल्दी पहुंच सकते हैं, अपने ऑफिस जल्दी जा सकते हैं। तो हमारे नेता आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी का बेस फोकस रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट किया जाए। तो उसके लिए उन्होंने बहुत कदम उठाए हैं। आप कोस्टल रोड देख सकते हैं मुंबई के, कितने तेज़ी से उसका डेवलपमेंट हो रहा है। आप मेट्रो का जो जाल, ये मेट्रो का जाल पूरे मुंबई में, ये कुलाबा से लेके दहीसर तक और दहीसर से लेके शिवाजी नगर मानखुर्द तक, ये पैन मुंबई जिस प्लानिंग से, जिस बारीकी से कि हर व्यक्ति को उसका लाभ हो, उस प्लानिंग से आदरणीय देवेंद्र जी द्वारा, हम तो उन्हें मेट्रो मैन बुलाते हैं देवेंद्र जी को, तो आदरणीय देवेंद्र जी द्वारा मुंबई करों को एक ये गिफ्ट दिया गया है, एक तोहफा दिया गया है। तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के सुनहरे पल को
जो हम सभी उसका सपना देखते हैं कि महाराष्ट्र पूरे विश्व में एक रोल मॉडल के तरह एक स्टेट हम उसे डेवलप करेंगे। तो उस राह पर देवेंद्र जी और एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में मुझे लगता है कि महाराष्ट्र उस राह पर चल रहा है। और ख़ास करके मैं मुंबई की बात करूं तो मुंबई के युवाओं की भी और बाहर से भी जो युवा आते हैं दूसरे स्टेट से या देश के बाहर से जो अलग अलग नेशनल्स मुंबई में आते हैं, तो उनके मुंबई के लिए एक अलग एक्सपेक्टेशंस होती हैं। और मुझे लगता है जिस गति से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मुंबई को डेवलप करने में अपना योगदान दे रहा है, तो वो दिन दूर नहीं कि पूरे विश्व के अंदर एक दिन ऐसा आएगा कि केस स्टडी करने लोग मुंबई में आएंगे कि मुंबई कैसे डेवलप हुआ और मुंबई वन ऑफ द फाइनेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड ये कहलाया जाएगा। नॉट ओनली इंडिया बट वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। आपने जो इसके पहले कहा था उसमें आपने कहा कि जब देवेंद्र जी फिर से आए उप मुख्यमंत्री के तौर पे, पहले मुख्यमंत्री थे फिर उप मुख्यमंत्री, ये पहली बार देख रहा है पूरा भारत का राजनीति। भारत के राजनीति में ये कभी नहीं हुआ है। ये सिर्फ बीजेपी में हो सकता था कि ये सिर्फ देवेंद्र जी कर सकते थे, ये इसकी क्योंकि आप देवेंद्र जी से काफ़ी क्लोज है, तो आप प्लीज़ इस पे कुछ हमें बता सके तो। नहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि मैं आदरणीय देवेंद्र जी से क्लोज हूँ। देवेंद्र जी मेरे आदर्श है, मेरे जैसे ऐसे लाखों युवाओं के आदर्श है। वो हमारे नेता है, वो हमारे गाइडिंग फोर्स है, तो हम उनसे सीखते हैं। उदाहरण के तौर पे एक चीज़ बहुत हमने उनसे, जिसका जो सवाल आपने पूछा, ये सीखने जैसी चीज़ है कि आप महाराष्ट्र का नेतृत्व बिना कोई दाग के, उन पर पूरे 5 साल में एक भी भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगाया। और वो ऐसे मुख्यमंत्री है जिन्होंने महाराष्ट्र के इतिहास में पूरे 5 साल कंप्लीट किए। राइट। तो आदरणीय देवेंद्र जी वो एक हम सब युवाओं के आदर्श है। और सबसे बड़ा एक उदाहरण उनसे ये सीखने मिलता है कि जब हमारा शीर्ष नेतृत्व दिल्ली में, जब ऊपर से आदेश आता है पार्टी से कि आप उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो वो आदेश को एक कार्यकर्ता के नाते, पार्टी के निष्ठावान नेता के नाते, पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते उन्होंने एक्सेप्ट किया। और उनके लीडरशिप आज हम सबको एक महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री के नाते वो कितना अच्छा काम कर रहे हैं तो वो देखने मिल रहा है। और जब से वो मुख्यमंत्री थे पहले 5 साल और अभी उप मुख्यमंत्री थे, अगर वो उनके 5 साल के पहले मुख्यमंत्री जी का जो एक कार्यकाल और अभी उप मुख्यमंत्री पद का कार्यकाल अगर आप मैच करेंगे, तो उसमें आपको दिखेगा कि कहीं भी 1 घंटा भी उनके वर्किंग आवर्स से कम नहीं हुआ है। राइट। आदरणीय देवेंद्र जी सिर्फ 4 घंटा सोते हैं। अच्छा। और बाकी वक्त वो महाराष्ट्र को देते हैं, वो देश को देते हैं, लोगों के काम करने में देते हैं, महाराष्ट्र की प्रगति में अपना योगदान देते हैं। एक तरीके से ये जो मोदी जी की हम कहानी सुनते हैं 4 घंटे वाली सोने वाली, ये आई थिंक मोदी जी ने इतना इंस्पायर कर दिया है मेजर लीडर्स को कि अब उनकी राह पे सब जो एक्चुअली में काम करते हैं हमारे पॉलिटिशियंस, उसमें से एक देवेंद्र जी है। एक चीज़ जो मुझे थोड़ा सा न्यूज़ आ रही है, अब आप ज़्यादा ग्राउंड पे काम करते हैं तो आप शायद अच्छी तरीके से खबर दे सकते हैं कि हम तो ये सुनते आ रहे हैं, बहुत सारे आर्टिकल्स में लिखा रहा है कि शिवसेना जो उद्धव ठाकरे की है यूबीटी, वो सिंपैथी ये सुन के कि धोखा उनके साथ हो गया, जबकि एक्चुअली में कुछ और चीज़ है, तो सिंपैथी वोट जो है, जो सिंपैथी वेव है उनके तरफ जा रही है। इसलिए बीएमसी इलेक्शन नहीं कर रही बीजेपी, और इसीलिए शायद डर भी एक है कि अभी जब विधानसभा का इलेक्शन होगा, और ठीक है लोकसभा का तो इलेक्शन बहुत ही अलग लेवल पे खेला जाएगा और लड़ा जाएगा, आपका इसमें क्या कहना है कि ये कितनी सच्चाई है? मेरा इसमें साफ मानना है कि महाराष्ट्र की जनता जानती है कि ये उद्धव ठाकरे ही थे जिन्होंने आदरणीय देवेंद्र जी के पीठ पर खंजर घोंपा है। एब्सोल्युटली। उन्होंने ही भारतीय जनता पार्टी को धोखा दिया है और वो इटालियन बहू के पास जाकर सरेंडर हो गए। तो ये बहुत ही महाराष्ट्र के लिए दुख की बात है कि ऐसा नेतृत्व जो कि ऐसे इटालियन बहू के पास सरेंडर होता है और इल्ज़ाम लगाते हैं दूसरे नेतृत्व पे।
जिन्होंने हमेशा ही महाराष्ट्र की प्रगति की सोची है, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट की सोची है। अगर मैं एक युवा के नाते सोचूं, एक मुंबई के, महाराष्ट्र के नागरिक के नाते सोचूं, तो एक तरफ महाविकास आघाड़ी के जो 2 साल 2.5 साल उन्होंने महाराष्ट्र को दिए, घर में बैठे बैठे उन्होंने अपने सरकार को चलाया, लोगों के काम रुक गए, महाराष्ट्र के डेवलपमेंट को रुका दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर ज़ीरो प्रोग्रेस में बढ़ रहा था। और दूसरी तरफ आदरणीय देवेंद्र जी के पहले के डिसीजंस जो महाराष्ट्र के हित में, फिर बाद में आगे आने वाले इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, आगे आने वाले युवाओं के लिए नए नए योजनाएं, तो कहीं ना कहीं अगर दोनों को कंपेयर किया जाए तो महाराष्ट्र की जनता जानती है कि डेवलपमेंट मैन तो देवेंद्र फडणवीस जी ही है। सिर्फ आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मेरे को क्योंकि हम मुंबई में ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, बट मुझे एक ध्यान ये इधर भी ले जाना है कि जो छोटे छोटे गांव हैं, जो छोटे ज़िले हैं, वहाँ पे हमेशा से महाराष्ट्र में हिस्टोरिकली, नॉट ओनली लास्ट 10-20 ईयर्स की बात नहीं कर रहे हैं, हिस्टोरिकली ड्राउट सिचुएशंस हो जाती थी क्योंकि बारिश का पानी अच्छे से कलेक्ट नहीं होता था, उधर पॉन्ड्स की इशू थी, पॉन्ड्स बहुत जल्दी ड्राई हो जाती थी। बट देवेंद्र जी के ही नेतृत्व में ये सारी चीज़ पलटी गई, बहुत ही अच्छे से पॉन्ड्स का काम हुआ, वाटर का काम हुआ। तो ये तो सिर्फ सिटी के लिए काम नहीं किया उन्होंने। यही सबसे बड़ा उदाहरण है कि देवेंद्र जी जैसे एक युवा नेतृत्व जिनकी विचारधारा से परिवर्तन आ सकता है। ये परिवर्तन कैसे आया? ये परिवर्तन जल युक्त शिवार के माध्यम से आया। ये जल युक्त शिवार का जो इनिशिएटिव है, ये आदरणीय देवेंद्र जी ने बिना सरकार के पैसे लगाकर किस तरीके से, चाहे वो CSR के माध्यम से हो, चाहे कोई व्यापारी जो मदद करना चाहता है महाराष्ट्र में, जहाँ पे भी ड्राउट सिचुएशन हो, वहाँ पर पानी की किल्लत हो, वहाँ पर जल युक्त शिवार के माध्यम से ये स्कीम को इम्प्लीमेंट करके फार्मर्स के, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे किसान हैं, वो दोनों की एक हमेशा हमारा नारा रहता है, जय जवान जय किसान। तो किसानों के लिए, महाराष्ट्र के किसानों के लिए पानी की किल्लत जो सबसे बड़ी समस्या थी, उसे दूर करने के लिए आदरणीय देवेंद्र जी ने जलयुक्त की शिवार की ये योजना की, उसकी शुरुआत की। और ये जलयुक्त शिवार यही योजना है जिसके वजह से आज कई किसान, उनको पानी की किल्लत नहीं हो रही है और पानी की उनकी तकलीफें दूर हो चुकी हैं। क्योंकि अब बहुत कम फार्मर के जो ये सुसाइड केसेस या ड्राउट वाले सीन्स अब बहुत कम सुनाई देते हैं। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आपने बहुत बार देवेंद्र जी और एकनाथ जी का नाम लिया जो बहुत ही अच्छा इंस्पिरेशन दे रहे हैं, बट और कौन है महाराष्ट्र के लीडरशिप में, बीजेपी हो या दूसरे भी स्टेट के, दूसरे भी पार्टी के, जो आपको इंस्पायर करते हैं हमेशा से वो दृढ़ निश्चय से काम करने का? भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा ये हमेशा ही दूसरे पार्टियों से अलग रही है। आप देखेंगे तो मुझे पूरे देश के अंदर, भारत देश में एक भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर दिखा दीजिए जो परिवारवाद को लेकर नहीं चलती। एब्सोल्युटली। सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जहां पर एक साधारण कार्यकर्ता भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, एक साधारण कार्यकर्ता भी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है। ये सिर्फ और सिर्फ आपको भारतीय जनता पार्टी में मिलेगा और ये सच्चाई है। हमारी आइडियोलॉजी अलग है, हमारी विचारधारा बोलती है कि राष्ट्र प्रथम, पार्टी उसके बाद और स्वयं सबसे आखिर में। ये हमारी विचारधारा है। अंत्योदय तक लोगों को, जो समाज का कोई भी वर्ग का आखिरी जो व्यक्ति खड़ा हुआ है, वहां तक आपकी योजनाएं पहुंचे, वहां तक उसको लाभ हो, ये अंत्योदय का विचारधारा, ये हमारे पार्टी के नेतृत्व हमें सिखाते हैं। और कुछ लीडर्स जो आपको इंस्पायर करते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो एक अभ्यास की प्रक्रिया है, ट्रेनिंग की, उसमें युवा मोर्चा से लेकर महिला मोर्चा से लेकर भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, ये सभी ये एक अभ्यास की प्रक्रिया से निकलकर बाहर आते हैं। तो मेरा मानना है कि देश हित में, लोगों की सेवा में जो ट्रेनिंग बीजेपी के लीडर्स को दी जाती है, तो सारे ही नेता हमारे
बहुत ही अच्छे हैं, उसमें कोई कंपैरिजन नहीं किससे। आप अगर आदरणीय आशीष शेलार जी की बात करें तो उनको मुंबईकर, एक एक मुंबईकर उन्हें जानता है, क्योंकि Right. उन्होंने इतने सालों में भारतीय जनता पार्टी का नेता बनकर लोगों तक लाभ पहुंचाने का, कुछ ना कुछ उनकी समस्याएं सुलझाने का काम ये हमारे नेता करते हैं। तो कहीं ना कहीं चाहे वो मंगल प्रभात लोढ़ा जी हो, चाहे वो आशीष शेलार जी हो, ये सब हमारे इंस्पिरेशन है। आदरणीय देवेंद्र जी हमारे आदर्श है। तो ऐसे नेताओं के माध्यम से हम भी सीखकर लोगों की सेवा करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता, हर एक नेता, ये वन ऑफ द बेस्ट पॉलिटिशियंस, वन ऑफ द बेस्ट सोशल वर्कर्स हैं। एब्सोल्युटली, जो संस्कार है ये आपको और कोई बिल्कुल, पार्टी में नहीं मिलता। संस्कार कोई और पार्टी में नहीं मिलेगा। तो वी आर टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट, तो मुझे एक चीज़ पूछनी थी जो काफ़ी लोकल इशू रहा था पिछले रामनवमी के टाइम। मालवानी एक एरिया है जो थोड़ा सा ट्रबल्ड कहा जाता है ड्यू टू ऑब्वियस रीजंस। जिसे भी पता होगा मालवानी के बारे में थोड़ा आइडिया होगा। रामनवमी की प्रोसेशन निकली, सेलिब्रेशंस की, पीसफुली अपना अपना एक महोत्सव मना रहे हैं हम, उसमें पत्थरबाजी हुई थी। तो उसके खिलाफ भी आपने बहुत अच्छी मुहिम छेड़ी थी, तो उस पर कुछ आप बता सकें। देखिए, हर वर्ष जब भी रामनवमी की शोभा यात्रा एक शांतिपूर्वक तरीके से निकाली जाती है, खास करके कुछ इलाकों में, मैं मुंबई की ओवरऑल बात करूंगा, मालवनी और मुंबई की, तो कुछ असामाजिक तत्व वो जानबूझकर जहां पर भी मौका मिले वहां पर दो गुटों के बीच में झगड़ा लगाने का, दो समाज के बीच में झगड़ा लगाने की एक कोशिश में लगे रहते हैं। वही हमने पिछले साल रामनवमी में हमारे मालवनी मलाड के इलाके में देखा कि शांतिपूर्वक तरीके से राम भक्त वो हर साल की तरह रामनवमी की शोभा यात्रा में जा रहे थे, और कुछ असामाजिक तत्वों ने, कुछ शांतिप्रिय समुदाय के असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी करके प्रभु श्री राम की जो हमारी मूर्ति है वहाँ पर चप्पल फेंक कर ये कहीं ना कहीं एक विवाद और एक बहुत ही दुखद ऐसे एक घटना जो हमने वहाँ पर प्रत्यक्ष रूप में अपने आंखों से देखी, तो ये जानबूझकर करने की कोशिश की। हमारे कई कार्यकर्ताओं के सर भी फोड़े गए पत्थर मारकर। तो मेरा हमेशा ये सवाल रहता है कि जब शांतिपूर्वक तरीके से एक समाज के सभी को अधिकार है कि अपने समाज के त्योहारों को मनाना, तो जब एक समाज शांतिपूर्वक तरीके से अगर अपने त्यौहार को मनाना चाहता है तो आपके पेट में क्यों दर्द होता है? तो हमेशा ये मेरे मन में सवाल होता है कि आप हमेशा ही एक अलग माहौल वहाँ पर तैयार करके, एक अलग विचारधारा, एक अलग नैरेटिव सेट करके हमेशा एक वो समाज जो हमारा है उसी को टारगेट किया जाता है। हाँ जी, हमारे समाज को ही क्यों आप हमारे त्योहारों को मनाने से हमें रोका जाता है, हमारे त्योहारों में अडंगला डाला जाता है, हमारे त्योहारों पर पत्थरबाजी होती है, हमारे त्योहारों पर चप्पल फेंके जाते हैं। तो ये सवाल मेरा मन में हमेशा जागता है कि जब भी आप अपना त्यौहार मनाते हो तब आपको तो कोई हमारे तरफ से कोई किसी को रोक-टोक नहीं। अड़चन रोक टोक कभी नहीं होती है, तो ये हमारे त्योहारों में क्यों होता है? इनफैक्ट दिवाली पे भी जब एमवी की सरकार थी तब उनकी भी तरफ से जो ये फायर क्रैकर्स का जो इशू था, ये बहुत बार आया है कि इतने टाइम से इतने टाइम ही आप फोड़ सकते हैं और अगर हुआ तो जेल में डाल देंगे। ये क्यों हमेशा सिर्फ भी, और भी गवर्नमेंट के साइड से तो आपको इंस्टीट्यूशन भी आपके पीछे पड़ गई है। हाँ, तो कहीं ना कहीं ये अपीजमेंट पॉलिटिक्स, राइट, जो अपीजमेंट एक समाज को आपको अपीज करने के लिए, जो आप हिंदू समाज को, सनातन धर्म को आप दबाने की कोशिश करते हो, तो इसलिए जो पिछले 2.5 साल में महाविकास अघाड़ी ने हिंदू त्योहारों के ऊपर बंधन लाने की कोशिश की, इसलिए सनातन धर्म की ताकत उन्हें पता लगी और आज वो घर पर बैठे हैं और सही मायने में सनातन धर्म के रक्षक वो महाराष्ट्र को आगे बढ़ाने में लगे हैं।
आखिरी क्वेश्चन से ये एंड करता हूँ। BJYM से आप 4 साल से जुड़े हैं एज अध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष, और मुंबई चाहे सिटी हो, पर मुंबई अपने आप में एक अलग लेवल की मैग्नीट्यूड, एक तरीके से बोले तो पॉलिटी है कि वो कोई प्रदेश से कम नहीं है। इनफैक्ट जो उसकी पॉपुलेशन भी है वो कई सारे प्रदेशों से ज़्यादा है, और इधर की जो बजट भी होती है, GDP भी जो होती है, वो तो इंडिया के बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन रहती है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या लेवल की मुंबई की कंट्रीब्यूशन है। तो मुंबई का BJPM का प्रेसिडेंट होना कोई छोटी बात नहीं है, एब्सोल्युटली नहीं है। इसी विषय में तेजस्वी सूर्या जी जो है, जो हमारे ऑल ओवर इंडिया के प्रेसिडेंट है, तो आपका उनके साथ कैसा रिश्ता है, और आप लोग साथ में मिलके कैसे विजन को आगे ले जाते हैं, यूथ के भी पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर क्योंकि यूथ ही आगे जाके मेन स्ट्रीम में आती है, तो उसमें देखिए, तेजस्वी सूर्या जी के तो नाम में ही तेज है और उनके सूर्यों का जो किरण है वो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मेरे जैसे जो युवा नेता है उन पर हमेशा ही पड़ता है। और हमेशा ही आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी जो हमारा नेतृत्व करते हैं, उनका मार्गदर्शन, चाहे छोटे से छोटा विषय हो चाहे कोई बड़ा विषय हो, ये उनका गाइडेंस हमेशा ही युवा मोर्चा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं के साथ रहता है, उनका साथ रहता है। आपने देखा होगा पिछले दिनों जब मुंबई आए थे तो एक अलग ही माहौल मुंबई में बन गया था, और उन्होंने जो अपने भाषणों से, उन्होंने अपने मार्गदर्शन से मुंबई के युवाओं के अंदर जो उत्साह दिलाया है, इसलिए आज हम ये शुभ जैसे देश विरोधी ताकतों को भारत देश से खदेड़ने में कामयाब हुए हैं। तो हमारा जो नेतृत्व है वो ही मजबूत है, जो हमें शिक्षा भी देता है, हमें अभ्यास देता है, हमें देश हित में काम करने की नसीहत देता है, जो हमें एक प्रॉपर गाइडिंग फोर्स के तरह हमें मार्गदर्शन देते हैं। तो ऐसे नेतृत्व को हम हमेशा ही हमारे दिल से करीब रखते हैं और उनका मान सम्मान सबसे ज़्यादा हमारे मन के अंदर है। मुझे याद है जब वो पिछली बार आए थे तब आपने जो ग्रैंड वेलकम किया था उनका, बिल्कुल बहुत ही अलग लेवल पे था। एंड आई वाज सरप्राइज्ड कि BJYM जो, क्योंकि हम हमेशा BJP देखते हैं, या जब अमित शाह जी आते हैं या मोदी जी आते हैं तब एक रहता है, तो समझ में आता है कि हाँ मोस्ट पावरफुल पॉलिटिशियंस ऑफ इंडिया है। बट तेजस्वी सूर्या जो उनके लेवल पे नहीं होकर भी आपने उनको जो वेलकम दिया था, वो आज समझ में आता है कि यूथ की जो शक्ति है और यूथ की जो इम्पोर्टेंस है वो आपने ज़रूर बहुत ही खूबी से दिखाई सबके नहीं, युवा ही तो भारत देश का भविष्य है। हमारे जो उज्जवल भारत देश का भविष्य यही युवा वर्ग है। और तेजस्वी जी, मैं मानता हूँ कि तेजस्वी जी स्वयं वो एक भारत देश का फ्यूचर के नाते नेतृत्व करने वाले हैं, और उनके नेतृत्व में भारत देश आगे चलकर प्रगति करेगा, ये अपेक्षा हम सभी कार्यकर्ताओं के। क्योंकि भारतीय जनता युवा मोर्चा ये एक भारतीय जनता पार्टी का ट्रेनिंग पीरियड है। हाँ जी, जहाँ से हम युवा हमारे वरिष्ठ नेताओं से मार्गदर्शन लेकर, सीख कर भारत देश को कैसे प्रगति के पथ पर लेकर आए, कैसे विश्वगुरु बनाए, तो उस दिशा में हम निकल पड़ते हैं। और तेजस्वी सूर्या जी उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज वो भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा मोर्चा के, और पूरे राष्ट्र भर में प्रवास करते हैं, और हम जैसे युवाओं को वो इंस्पायर करते हैं। और स्पेशली उनकी जो फिटनेस के तरफ जो एक इनिशिएटिव रही है, हमेशा कोई ना कोई स्पोर्ट्स, अभी जैसे एक मोदी क्रिकेट कप बेंगलोर में उन्होंने शुरू किया, बेंगलुरु में शुरू किया, हमेशा कुछ ना कुछ अलग लाते हैं। और स्पेशली जब भी हम उनका पार्लियामेंट में कुछ स्पीच सुनते हैं, हमेशा थॉट प्रोवोकिंग रहता है। एक हमेशा एक गाइडिंग लाइट लग जाता है कि हाँ ठीक है, सही जगह पे जा रहा है देश, युवा भी बहुत अच्छे से उभर के आ रहा है। सिर्फ 70 साल 60 साल वाले ही पॉलिटिशियन ही नहीं है हमारे गाइडिंग लाइट। तेजस्वी जैसे भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेजस्वी सूर्या जी, वो अपने आप में ऑल इन वन पैकेज है। हाँ जी, वो एक तेजस्वी नेतृत्व है और वो देश का भविष्य है। एब्सोल्युटली। विद दैट हम यहाँ पे एंड करते हैं। बहुत ही मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत ही इंस्पायरिंग रहा आपका ये स्टोरी सुनना
जहाँ पे आपने कितना ग्राउंड पे जाके एक्चुअल में इस चीज़ को मेन स्ट्रीम पे पुश किया, शुभनीत वाले इंसिडेंट को, एंड कितना इम्पॉर्टेंट है कि ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स है ये इंडिया के अगेंस्ट जाने से पहले 2 बार सोचे, 2 बार नहीं 10 बार सोचे, और ये हमारे सेंटिमेंट्स के साथ खेलने से पहले बहुत ही ध्यान से सोचे कि ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनका करियर तो ख़राब होगा ही और वो कभी अपनी इमेज ठीक भी नहीं कर पाएंगे, राइट, और उनको हमारी यूथ भी कभी एक्सेप्ट नहीं करेगी. कभी नहीं. विद दैट थैंक यू सो मच. धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच.